श्रोताओं नमस्कार। स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री देवेंद्र सिंह भाटी। आपने इस बार की परीक्षा RAS 2021 में रैंक 113 प्राप्त कर सफलता हासिल की है। सबसे पहले तो देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में और बहुत बहुत बधाई आपकी सफलता के लिए। धन्यवाद नवीन जी। मैं आकाशवाणी सूरतगढ़ का बहुत आभार व्यक्त करता हूं मुझे आपके स्टूडियो में बुलाने के लिए। जी, आज हमारे साथ ये मौजूद हैं और हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने किस प्रकार तैयारी की, कितना समय इनको लगा, इसके बारे में, ताकि आप सभी इससे लाभान्वित हो सकें। देवेंद्र जी, सबसे पहले आप अपना एक सामान्य परिचय हमारे श्रोताओं को दे दीजिए। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है और मैं मूलतः सूरतगढ़ का रहने वाला हूं। मैंने मेरी जो शुरुआती पढ़ाई है 10वीं और 12वीं कक्षा तक वो सूरतगढ़ से ही की है और मेरी ग्रेजुएशन मैंने कला संकाय में सूरतगढ़ से किया है और मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में मैंने किया है और उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज में आने का सोचा और दूसरे प्रयास में मुझे ये सफलता प्राप्त हुई है। जैसा कि आपने बताया कि आपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन की वो पॉलिटिकल साइंस से की है और जो कला आपने जो संकाय चुना, तो क्या उस वक्त आपके मन में था कि मेरे को इसी क्षेत्र में जाना है? मैंने मेरी ग्रेजुएशन के दौरान ये सोच लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, तो मैंने उसकी बीज है, तैयारी है, वो मैंने ग्रेजुएशन के साथ ही शुरू कर दिया था। तो हम यही जानना चाहेंगे कि कब और कैसे आपने ये निर्धारित किया कि मुझे सिविल सेवा में ही जाना है? मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड रहा है, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी दोनों पुलिस सेवा में रहे हैं, तो पुलिस और प्रशासन का क्या दायित्व होता है, उनकी क्या भूमिका रहती है, ये शुरुआत में घरेलू माहौल में मेरे को पता था। जब करियर विकल्प की बात आई तो मैंने भी ये सोचा कि क्यों ना इस सेवा में जाया जाए और उच्च पद पर जाया जाए, और ताकि लोगों से बहुत ज़्यादा जुड़ाव हो सके और उनकी सेवा का बड़ा मौका मुझे मिल सके। कोई ऐसा इंसिडेंट है जिसने आपको कहा कि भाई अब मेरे को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? ग्रेजुएशन के दौरान सर मेरी मुलाकात मेरे गुरुजी से हुई और उन्होंने मेरे को ये प्रेरित किया इसमें आने के लिए। तब एक सामान्य जो सेलेक्टेड लोग हैं उनका साक्षात्कार मेरे को पढ़ने को मिला उस दौरान, जो सेलेक्ट हुए थे, और उसके बाद सर मैंने पूरी तरह से इसमें आने का सोच लिया और तैयारी शुरू की। देवेंद्र जी, प्रशासनिक सेवा जो है उसमें जब आने की सोचते हैं तो पहला जो नाम आता है वो IAS का आता है। तो आपने जो तैयारी चालू की तो IAS का सोचा है कि आपने सोचा कि स्टेट सर्विसेज में मैं जाना चाहूँगा? सर मैंने IAS का सोचा है और मैं उस पर तैयारी भी कर रहा हूँ और मैंने शुरुआत IAS से की थी, लेकिन मुझे 2019 में मुझे प्रारंभिक परीक्षा में सफलता नहीं मिली। उसके बाद मैंने इस टारगेट को स्विच किया RAS में, और जो RAS 2021 की भर्ती थी और उसको संकल्प मानते हुए इस एग्ज़ाम को दिया और मुझे ये सफलता प्राप्त हुई और अब मैं दोबारा जो है IAS की तैयारी में जुटा हुआ हूँ। देवेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको तैयारी में कुल कितना समय लगा? सर ये सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, मैं आपके माध्यम से विद्यार्थियों को भी जो सुन रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये तैयारी समय मांगती है, तो इसलिए पैशंस जो है सबसे ज़रूरी चीज़ है। हमें पैशंस रखना ज़रूरी है कि मुझे 2016 में मैंने तैयारी शुरू की थी ग्रेजुएशन के साथ, और 2018 में मुझे सफलता नहीं मिली RAS में, और फिर 2021 की वैकेंसी दी और जो 2023 में परिणाम आया है, तो कुल मिला के सर 7-8 साल जो है मुझे इस तैयारी में लगे। RAS की परीक्षा की अगर हम विशेषतः बात करें तो इसमें देखा जाता है कि हर साल तो ये नहीं होती है, और अगर कोई छात्र सिर्फ इसी को ही टारगेट बनाकर चले तो वो किस तरह इतने लंबे समय तक अपने मोटिवेशन को बनाए रखे? मोटिवेशन सर इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ जो ये है कि जैसा मैंने कहा कि धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। तो मोटिवेशन यही है कि सबसे पहले कि आप एक अपना जो सर्कल है, आसपास के जो लोग हैं, आपका फ्रेंड सर्कल है जो तैयारी करने वाले, तो उनको, वो सकारात्मक लोगों को अपने आसपास रखें, ताकि क्या है कि आप पढ़ाई तो करें, पढ़ाई के बाद जो है कुछ समय उनके साथ बिता सकें। अपनी हेल्थ जो है उस पर भी आप ध्यान रखें, उसको भी समय देना ज़रूरी है। और फिर क्या है कि सर कि टारगेट जब आप डिसाइड कर लेते हो तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक मोटिवेशन बना रहता है और एक सकारात्मक लोगों का समूह रहता है, तो क्या है कि हम इसको आसानी से कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि सिविल सेवा की तैयारी में सबसे ज़रूरी होती है NCERT या जो स्टेट बोर्ड की पुस्तकें हैं, तो आप भी इस बात को सच मानते हैं? बिल्कुल सर, सबसे प्रारंभिक और ज़रूरी चीज़ यही है कि हमारी नींव जो है ये NCERT की किताबें हैं,
जो भी नए एस्पिरेंट तैयारी शुरू करना चाहते हैं वो कक्षा 6 से लेकर 12 तक की NCERT को दोबारा पढ़ें और एक प्रशासनिक दृष्टिकोण से पढ़ें और उनके सिनॉप्सिस नोट्स स्वयं तैयार करें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है सर कि राजस्थान बोर्ड की किताबें, NCERT की किताबें बच्चों को अपनी नींव तैयार करने के लिए पढ़नी चाहिए। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो भी श्रोता या युवा श्रोता हम कहें इसको सुन रहे हैं, हमें उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि अपनी तैयारी को किस तरह शुरू करें और किस तरह से आगे लेके जाएं? कि 2 चीज़ों पर मैं मुख्यतः फोकस करूंगा। सबसे पहले है आप अपनी नींव जो है वो NCERT के पुस्तकों से तैयार करें। 6 से 12 तक की किताबों के आप नोट्स तैयार करें, सिनॉप्सिस तैयार करें। दूसरा, आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, अखबार आप ज़रूर पढ़ें। आप एक दिन अगर खाना ना खाएं तो भी चल सकता है, लेकिन अखबार जरूर पढ़ें। तीसरा, जो भी आपके रेफरेंस बुक हैं उनको आप साथ रखें, उनको बराबर तैयार करना है। और प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इन तीनों की तैयारी जो है एक साथ चलेगी। इसको इग्नोर नहीं करेंगे, पहले प्री हो जाएगा, फिर मेंस करूंगा, फिर मेंस हो जाएगा तो इंटरव्यू करूंगा। ये तीनों तैयारी इंटीग्रेटेड रूप से साथ चलती हैं, तो इसको साथ ही साधना है हमें। देवेंद्र जी, आपने बताया कि अखबार का बहुत बड़ा रोल है, तो अखबार को किस तरह पढ़ा जाए, क्या नोट्स बनाने चाहिए? आपने क्या नोट्स बनाए थे अखबार के? जब मैंने तैयारी शुरू की थी सर, तो मैंने अखबार के भी नोट्स बनाए थे। मेरे पास एक नोटबुक थी, उस नोटबुक के अंदर मैं डेली डेट डालता था और उस दिन के अखबार में जो भी चीज़ें आती हैं उसको सिनॉप्सिस रूप से, कुछ चीज़ें जो लॉन्ग टर्म में मेरे साथ चल सकती हैं, क्योंकि जो समकालीन जो मुद्दे हैं वो बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ मुद्दे जो दीर्घकालीन हमारे साथ चल सकते हैं तो उनके आप सिनॉप्सिस या नोट्स बनाएं, तो ये ज़रूरी है। दूसरा, ये प्रारंभिक स्टेज में जब आप जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और दूसरा, जो संपादकीय पृष्ठ होता है जिसमें विषय विशेषज्ञों के जो महत्वपूर्ण आलेख आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, वो ज़रूर पढ़ें आप। दूसरी तरफ हम देखें तो बाजार में आज बहुत पुस्तिकाएं जो है करंट अफेयर्स को लेकर बनाई जाती हैं, उनमें से छात्र किसको चुने? पुस्तिकाएं तो मैं उन विद्यार्थियों के लिए रिकमेंड करूंगा जो तैयारी करते हुए समय हो चुका है। जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं कहूंगा कि आप अखबार पढ़ें, और जो विद्यार्थी तैयारी में जुड़े हुए हैं या अभी इस वर्ष या अगले वर्ष जो भी पेपर देना है, तो उनके लिए मैं पुस्तिकाओं को रिकमेंड करूंगा। जो भी मार्केट में जो करंट अफेयर्स की पुस्तकें आती हैं उनको पढ़ें। लेकिन जो नया बच्चा है उसको मैं ज़रूर कहूँगा कि आप अखबार के माध्यम से जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है वो डेवलप कर पाओगे, ताकि आसपास जो घटनाएं घट रही हैं, जो मुद्दे चल रहे हैं, उनके बारे में आपकी बेसिक अवेयरनेस जरूरी होती है। देवेंद्र जी, करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है सिविल सेवा की तैयारी में। हम ये जानना चाहते हैं कि करंट अफेयर्स की तैयारी को स्टैटिक पोर्शन से किस तरह से जोड़कर जो छात्र तैयारी करें? बिल्कुल सर, कि आपकी तैयारी में करंट अफेयर्स उस धार की तरह है, जैसे एक तलवार है। वो तलवार अगर बिना धार के आप यूज़ करेंगे तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो आपकी तैयारी में स्टैटिक पोर्शन में अगर आपको धार देनी है तो वो करंट अफेयर्स ही दे सकते हैं। तो उसको जोड़कर, जैसे कुछ सब्जेक्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमी है, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें करंट अफेयर्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मेंस की तैयारी के लिए आप थोड़ा छात्रों को गाइड कीजिए कि किस तरह की जाए, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए बताइए किस तरह से की जाए। जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मुख्य परीक्षा में 200 नंबर के कुल 4 पेपर होते हैं, यानी 800 नंबर की मुख्य परीक्षा रहती है। इन चारों पेपरों को आपको वेटेज देना है। सबसे पहले बात कि राइटिंग स्किल की जब बात करते हैं तो राइटिंग स्किल के अंदर 3 प्रकार के प्रश्न जो है मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं, 15 शब्दों में, 50 शब्दों में और 100 शब्दों में। और इन तीनों को हमें बराबर साधते हुए चलना है। जैसे 15 शब्दों में आपको अधिकतम तथ्यों को लयबद्धता के साथ लिखना होता है और उसमें आपको जो मैपिंग है वो आपको सीखनी है। 50 शब्दों में आपको जो प्रश्न में पूछा गया है उसको पॉइंट वाइज उसको उत्तर में देना है। इसी तरह जो 100 शब्द हैं उसको लिखने में आपको प्रश्न में जो पिछलगू शब्द होते हैं, जैसे सर विश्लेषण करना है, व्याख्या करनी है, आलोचना करनी है, मूल्यांकन करना है, उन पिछलगू शब्दों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न में क्या पूछा गया है उस अनुरूप आपको उत्तर में लिखना पड़ता है। और राइटिंग स्किल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जब बच्चा मेंस का जो पड़ाव है उसको पार कर लेता है, उसके बाद इंटरव्यू आता है, तो हम जानना चाहेंगे कि इंटरव्यू की तैयारी आपने कहाँ से की और किस तरह की, और जो सुन रहे हैं हमारे श्रोता
वो किस तरह से करें? जैसा मैंने ये कहा कि इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू आपके अंदर का व्यू है, आपके अंतर्मन को, आपकी जो ओरिजिनल आपका जो व्यक्तित्व है उसको जानने की परीक्षा है। जी। तो ये इंटरव्यू की तैयारी एक दिन में नहीं होती, आपका पर्सनैलिटी को आपको शुरू से ही डेवलप करना है। जैसे आप की क्या हॉबी है, वो आप हॉबी खुद जब आप तैयारी कर रहे हैं उस दौरान आपको या आप डेवलप करें, या आपके बोलचाल का तरीका है, उठने बैठने का तरीका है, बात करने का तरीका है, वो चीज़ें ही आपकी इंटरव्यू में टेस्ट होती हैं। आपने इसके लिए विशेष क्या तैयारी की? आप पहले दिन से जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ये मान के चलें कि एक एसडीएम, एक डीवाईएसपी, इनका क्या व्यवहार होता है, उनको पब्लिक फिगर को किस तरह प्रेजेंट करना होता है, ये शुरू से ही आप डेवलप करना पड़ता है। तो मैंने भी, मेरी जो तैयारी है वो मेरे मित्रों के माध्यम से, जो मेरा पीयर ग्रुप जो हमने बनाया था, उस ग्रुप के माध्यम से मैंने क्या है बातचीत करके, उनको मॉक इंटरव्यूज़ देके, और मेरी जो हॉबी है हिंदी साहित्य को पढ़ना, उसको, और मैंने लिटरेचर को पढ़ा, और इस माध्यम से मैंने तैयारी की। कुछ रोचक सवाल जो आपसे अगर पूछे गए हैं इंटरव्यू में, आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? जी सर, जो पहला सवाल मेरे से पूछा गया, जो मैं इंटरव्यू कक्ष में जब प्रवेश किया मैंने, तो जो मैडम थे उन्होंने आते ही मेरे से पूछा कि आपको पता है आप किस रूम में एंटर कर रहे हो? तो वो ये था कि प्रत्येक रूम के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ था। तो वो ये चेक कर रहे थे कि बच्चा जब अंदर आया है तो उसको जिस कक्ष में वो आया है उस कक्ष का उसको नंबर पता है। तो वो मुझे बिल्कुल, मैं जब बाहर बैठा था तो मैंने उस एंटर किया तो मेरे को ये पता था कि मैं इस कक्ष में आया हूँ, तो मैंने उसका सही जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे को बैठने के लिए बोला। एक प्रश्न जो डिसाइडिंग फैक्टर रहा मेरे इंटरव्यू का, वो ये था, उन्होंने मुझसे जो हमारे नेहरू जी से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी तक, उन्होंने उनकी उपलब्धियों के बारे में मेरे से बातचीत की थी। तो उस प्रश्न को मैंने बहुत ही संजीदा से उनके सामने प्रेजेंट किया और उनसे बोर्ड काफ़ी इम्प्रेस हुआ। जी, बहुत ही अच्छे सवाल आपसे पूछे गए और आपने बढ़िया जवाब दिया, तभी आप इस मुकाम तक पहुँचे। देवेंद्र जी, तैयारी काफ़ी जटिल होती है और काफ़ी समय भी लेती है, और इस तैयारी में हो सकता है हम कई बार ऐसे महसूस करने लगते हैं कि कहीं हम हार तो नहीं रहे हैं। तो एक मन में आता है कि क्या हमारे पास कोई बैकअप प्लान है? क्या आपने कोई बैकअप प्लान रखा था? और जो तैयारी कर रहे हैं उनको बैकअप प्लान रखना चाहिए क्या? और अगर रखें तो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर, कि जैसे ही हमने ये बात की कि इस परीक्षा में समय लगता है और धैर्य बहुत ज़रूरी है, और विशेषकर मैं बात करूँगा कि जो लड़कियां, बच्चियां तैयारी कर रही हैं, उनके पास, हमारा सामाजिक ढांचा ऐसा है कि उनके पास समय भी कम मिलता है। माँ बाप ये बोलते हैं कि आपको 4-5 साल ही है, तो वो कोई एक अटेम्प्ट ही दे पाते हैं। तो एक बैकअप अगर आपके पास हो तो निश्चित रूप से चीज़ें काफ़ी सरल हो जाती हैं। तो बैकअप तो ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को तैयार करने से पहले आपके पास बी प्लान तो दिमाग में होना चाहिए, लेकिन वो बी प्लान ऐसा नहीं हो कि आपके जो ए प्लान है उसमें इंटरफेयर करे। तो ये आप जरूर ध्यान रखें कि संकल्प आपने अगर ले लिया है कि आपको सिविल सर्वेंट बनना है, तो उस संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। तो वो जरूर ध्यान में रखें। बैकअप प्लान तो देखो किसी भी काम को करते वक्त जरूरी है, लेकिन संकल्प आप अपने जो ए टारगेट है उस पर ही पूर्णतः 100% फोकस करें। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर फोकस अगर प्लान ए पर ही रहेगा तो उसमें सफलता के जो चांस है वो बढ़ जाएंगे। देवेंद्र जी, एक और बहुत ज़रूरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज हम देखते हैं तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इससे आपने अपने आप को किस तरह बचाया कि मैं इनसे दूर रह सकूं, या फिर आपने कोई स्ट्रेटजी अपनाई? कितने घंटे आप पढ़े, कितनी देर तैयारी की? सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि सोशल मीडिया, इसके 2 रूप हो सकते हैं, एक सदुपयोग भी है और एक नुकसान भी है। तो सबसे पहले मैं तो किसी प्लेटफॉर्म पर मैं बच्चों को भी ये राय देना चाहता हूँ कि जब तक आप तैयारी कर रहे हैं उस दौरान आप इनसे बचें। इनको जितना अवॉइड करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया है, और ज़्यादा फोकस आपकी किताबों पर करें, आपकी टेक्स्ट बुक्स पर करें, ठीक है? तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपका समय बहुत ज़्यादा बर्बाद कर देती हैं। सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो आजकल सोशल मीडिया पर IAS, IPS या RS है, इनसे संबंधित काफ़ी कंटेंट जो है वो डाला गया है। तो इसको देखकर बहुत से बच्चे जो हैं, या मैं कहूँगा अधिकतर बच्चे आज जो है वो IAS IPS बनना चाहते हैं। तो इस बात को आप किस तरह देखते हैं कि क्या ये सही है?
ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। सबसे पहले तो सर मैं इसका ये जवाब दूंगा कि बच्चे को, विद्यार्थी को, एस्पिरेंट को अपना एप्टीट्यूड जो है, अपनी प्रतिभा जो है वो देखने की ज़रूरत है कि वो किस क्षेत्र में ज़्यादा बढ़िया कर सकता है। आजकल क्या है कि एक तो माँ बाप का भी दबाव रहता है और दूसरा बच्चा भी सोशल मीडिया को देखकर उसको ये लगता है कि ये जो तड़कता भड़कता चीज़ें जो दिखाते हैं कि रील्स के माध्यम से कि एक IAS RAS या इस तरह के होते हैं। अगर मैं इसमें ये बोलूँगा कि आप अपना एप्टीट्यूड देखो। अगर आपका एप्टीट्यूड है कि आप सिविल सर्वेंट के लायक, तभी आप इसमें आए, न कि आप सोशल मीडिया के जो चकाचौंध हैं उसके माध्यम से आए। तो अपना एप्टीट्यूड पहचानो, अपनी प्रतिभा देखो, कहाँ आप बेहतर कर सकते हैं और जहाँ बेहतर कर सकते हैं और उसमें फिर जी जान से जुट जाइए। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके अंदर है क्या कि आप समाज की सेवा करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो बहुत प्राथमिक चीज़ है कि आप इसमें नेक नीयत से आ रहे हैं, तो ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। यही मैं सवाल आपसे पूछना चाहूँगा देवेंद्र जी कि आप अब RS बन चुके हैं, तो आपने समाज के लिए क्या करने का जो निर्णय लिया है? जी सर, मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे मुझे राजस्थान पुलिस सेवा अलॉट हो रही है जी, तो मेरी ये प्राथमिकता रहेगी, एक तो जो वीमेन सेफ्टी है, जो बच्चियों की, लड़कियों की सुरक्षा है या उनका सशक्तिकरण है, उसको मैं प्रमोट करूं। और दूसरा, समाज के अंदर जो एक नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है जी, और जो गंगानगर हनुमानगढ़ हमारे इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसको किस तरह रोका जाए इस पर मैं काम करूंगा। और जो पुलिस प्रशासन और जनता के बीच की जो दूरी है उसको कैसे कम किया जाए उस पर मैं काम करूंगा। देवेंद्र जी, हम यही चाहते हैं कि आपकी जो प्रतिभा है उससे हमारा समाज जो है वो लाभान्वित हो सके। आज आप हमारे स्टूडियो में पधारे और बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को भी आपने बताई हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नवीन जी।